हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये टॉपिक है समकालीन दक्षिणी एशिया। इसके ऊपर अपन इस वीडियो में ये जानेंगे कि दक्षिणी एशिया में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं, उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति कैसी है, उनके बारे में अपन देखने वाले हैं। और दक्षिणी एशिया में जितने भी राष्ट्र आते हैं उनके बीच में किस प्रकार के संबंध है, वो सारा देखने वाले हैं। ये टॉपिक बिल्कुल ईजी है, आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चीज़ें समझ में न आए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, क्या है दक्षिणी एशिया। वैसे तो आपकी बुक में सबसे पहला पॉइंट परिचय लिख रखा है, परिचय आप पढ़ लेना। जो मेन चीज़ है वो ये है, क्या है दक्षिणी एशिया, यानी एक तरह से क्वेश्चन ही बन गया। दक्षिणी एशिया क्या है, इसमें अपन ये जानेंगे कि दक्षिणी एशिया में कौन कौन से राष्ट्र आ रहे हैं, उनकी लोकेशन अपन इस मैप के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भारत दक्षिणी एशिया में आता है। भारत दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्र माना जा सकता है जनसंख्या की दृष्टि से, और इसके जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं वो भी दक्षिणी एशिया में आते हैं। सबसे पहले ये जो दक्षिणी एशिया है उसमें भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्र आते हैं, उसको मैं यहाँ पर समझाऊंगा। पड़ोसी राष्ट्र यहाँ पर लिख रखा है, भारत तो हो ही गया। इसके पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार। मालदीव इसका पड़ोसी राष्ट्र भारत का नहीं है, थोड़ा दूर है, ठीक है, पड़ोसी राष्ट्र नहीं है। मैंने यहाँ पर इसीलिए ऐसे लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये दक्षिणी एशिया में आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्र में बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार, ये सारे भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं। और उनको मैं इस मैप के आधार पर समझाने का प्रयास करूंगा कि सबसे पहले अपन भारत ले लेते हैं। भारत ये पूरा का पूरा है, अपन सबको पता है भारत ये है, ठीक है। भारत ये दक्षिणी एशिया में आता है, ठीक है। पूरा का पूरा जो भारत है ना वो दक्षिणी एशिया में आता है। इसके पड़ोसी राष्ट्र देखो, बांग्लादेश कहाँ पर है, बांग्लादेश देखना आप। बांग्लादेश ये सारा जो क्षेत्र है आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश ये है आपका, बांग्लादेश ये आ जाता है, यानी भारत के अंदर ही है ये। लेकिन धीरे धीरे पहले अखंड भारत था, ये सारे एक ही भारत में मिले हुए थे, लेकिन धीरे धीरे अलग हो गए और बांग्लादेश यहाँ पर है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। भूटान कहाँ पर है, भूटान देखो, भूटान जो ये दिख रहा है आपको, ये है भूटान, ठीक है। भूटान इसमें ये आ जाएगा, क्योंकि सिक्किम यहाँ पर है। सिक्किम भारत का एक प्रमुख राज्य है और उसके पास में ही आपको भूटान देखने को मिलेगा, ठीक है। भूटान हो गया। मालदीव कहाँ पर है, मालदीव ये है, मालदीव, ठीक है। मालदीव ये आ जाएगा, ठीक है। भारत के जो दक्षिणी सिरा है उसके पास में ही है ये मालदीव, ठीक है। मालदीव हो गया। नेपाल कहाँ पर है, नेपाल जो ये है, ये सारा का सारा ये जो दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा नेपाल है। नेपाल ये सारा का सारा नेपाल है, ठीक है। आगे श्रीलंका, श्रीलंका आप सबको पता है, ये है श्रीलंका ये आ जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान हम सबको पता है कि पाकिस्तान ये सारा का सारा है जो राजस्थान के एरिया से टच होता है। राजस्थान का एरिया ये है, और यहाँ पर पंजाब, उसके ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर, ये सारा का सारा एरिया देखने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा है ना, यहाँ तक ये सारा का सारा जो दिख रहा है आपको, ये आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ठीक है। ये सारा का सारा पाकिस्तान है। म्यांमार कहाँ पर पड़ता है, म्यांमार ये है, ये सारा का सारा हिस्सा
म्यांमार का आ जाएगा। भारत के टच में ही है ये म्यांमार, तो म्यांमार ये आ जाएगा म्यांमार, ठीक है। और एक क्षेत्र और आता है दक्षिणी एशिया में, उसके पास में ही है, यानी पाकिस्तान के पास में ही है यहाँ पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं ना भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं। अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी राष्ट्र नहीं है, लेकिन ये दक्षिणी एशिया में आता है। तो इस प्रकार ये जो सारे के सारे जो राष्ट्र आप देख रहे हो, भारत, नेपाल, भूटान, ये बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो सारे के सारे राष्ट्र आप देख रहे हो, ये सारे के सारे दक्षिणी एशिया में आते हैं। और इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो सबकी अलग अलग है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, यानी जो दक्षिणी एशिया है उसमें हिमालय पर्वत भी पाया जाता है, वो भारत के उत्तर में पाया जाता है, यानी भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये सारी की सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी की सारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ये सारी की सारी है ना जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। सारी की सारी हिमालय पर्वत श्रृंखला पड़ जाती है उत्तर में, ठीक है। अब आप देखोगे दक्षिण में, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर पड़ता है, यहाँ पर जगह नहीं है। हिंद महासागर ये सारा का सारा है। हिंद महासागर दो भागों में बटा हुआ है। हिंद महासागर इधर आपका अरब सागर पड़ जाता है, इधर बंगाल की खाड़ी पड़ जाती है, ठीक है। तो हिंद महासागर ये सारा का सारा इधर आ जाएगा, क्योंकि ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है और दक्षिण में हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर ये सारा का सारा आ जाएगा। पश्चिम में आप देखोगे अरब सागर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अरब सागर है ना जो, ये सारा का सारा अरब सागर ही है, अरब सागर ही है, ये सारा का सारा अरब सागर ही है, ये सारा का सारा। और पूर्व में यानी भारत का जो पश्चिमी सिरा ये है, ठीक है, पश्चिमी सिरे में अरब सागर आ गया। आप पूर्व के हिस्से में देखोगे तो आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी, और बंगाल की खाड़ी ये सारी की सारी बंगाल की खाड़ी है, सॉरी मैंने बांग्लादेश में टिक कर दिया, ये सारी की सारी है ना जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारा का सारा है, जगह कम है इसलिए मैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार सारा विविधताओं से भरा एशिया है, यानी ये भारत है लेकिन आसपास के जो देश मिलाकर एशिया बन रहा है। उत्तर में आप देखोगे हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में आप देख रहे हो हिंद महासागर, पश्चिम में आप देखोगे तो यहाँ पर अरब सागर पड़ रहा है, और पूर्व में देखोगे तो आपको यहाँ पर बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी। तो ये जो सारे राष्ट्र हैं वो विविधताओं से भरे राष्ट्र हैं। इन सभी विशेषताओं के कारण ही दक्षिणी एशिया को विश्व में विशेष स्थान दिया गया है, यानी दक्षिणी एशिया को विशेष स्थान विश्व में दिया गया है। यदि ये सारे राष्ट्र मिल जाएं तो एक महाशक्ति बनकर उभर सकते हैं। इन सारे राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, क्योंकि दक्षिण एशिया में काफ़ी कुछ संसाधन आपको उपलब्ध हो जाएंगे खनिजों की दृष्टि से, लेकिन इनके बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं। भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। आपका ऊपर यहाँ पर चीन देखोगे तो ये चीन दक्षिणी एशिया में नहीं आता है, याद रखना, चीन दक्षिणी एशिया में नहीं आता है, इसलिए मैंने चीन यहाँ पर नहीं लिखा। भूटान आप देखोगे तो गरीब राष्ट्र है, नेपाल गरीब राष्ट्र है, म्यांमार गरीब राष्ट्र है, बांग्लादेश गरीब राष्ट्र है। तो सारे गरीब राष्ट्र क्यों हैं? क्योंकि बिछड़े हुए हैं। सारे मिल जाएं तो यहाँ की जो शक्ति है, यहाँ के जो खनिज है, उनको आसानी से काम में ले सकते हैं और अमेरिका की टक्कर ले सकते हैं। तो इसका है ना जो विशेष स्थान है विश्व में, किसमें है? विश्व में। विश्व में भी बोल सकते हो आप, और या एशिया में भी बोल सकते हो। एशिया विश्व में आता है तो आप ऐसे बोल दो कि एशिया जो महाद्वीप है उसमें दक्षिणी एशिया एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र माना जा सकता है, और
विश्व में एशिया का महत्वपूर्ण स्थान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दक्षिणी एशिया में काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं। यानी विविधताओं का मतलब मौसम के क्षेत्र में देख लो, जलवायु, यानी जलवायु के क्षेत्र में काफ़ी विविधता देखी जाती है। कहीं पर पर्वत है तो कहीं पर आप देखोगे महासागर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको भाषाई क्षेत्र में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग वनस्पति देखने को मिलेगी, मृदा अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारा जो है ना विविधताओं से भरा दक्षिणी एशिया है। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। सब्सक्राइब लाल कलर का लोगो नीचे दिख रहा होगा, यानी वीडियो चल रही है, जो टाइटल लिखा हुआ है वीडियो के उसके नीचे सब्सक्राइब का चिन्ह है, उसको लाल को उसका रंग बदल दो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही समझ में आ रही होंगी। ये चीज़ें यहाँ पर मेरे हिसाब से तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, लेकिन इतनी जगह भर गई तो आप वीडियो को वापस से रिवीजन करके देख लेना। ठीक है, अब तक हमने ये जाना कि दक्षिणी एशिया में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं। अब अपन ये जानेंगे इसी पॉइंट में कि दक्षिणी एशिया में जितने भी राष्ट्र आते हैं उनमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित थी या वर्तमान में कैसी है। यानी 1947 से लेकर अब तक किस प्रकार की शासन व्यवस्था इन देशों में रही है वो जानने वाले हैं। तो इस लाइन को समझने का प्रयास करना, मैं एक एक लाइन आपको समझाऊंगा। इस लाइन को समझने का प्रयास करना। पहले तो सबसे पहले ये लाइन समझेंगे। मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको क्लियर ही समझ में आ रहा होगा। अब ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं। ब्रिटेन से आज़ाद होने से अब तक, यानी ब्रिटेन से आज़ाद अपन हुए थे 1947 को। ठीक है, 1947 से वर्तमान तक 2021 तक भारत और श्रीलंका में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम रही। यानी 1947 से 2021 के बीच में आप देखोगे तो भारत और श्रीलंका में एक ही शासन व्यवस्था प्रचलित रही, और वह शासन व्यवस्था कौन सी थी? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या होती है कि वहाँ पर जनता का शासन होता है। जनता वोट देकर जिस भी नेता को चुनती है वो शासन की बागडोर संभालता है। समझ में आ रहा होगा। तो ये दो राष्ट्र ऐसे राष्ट्र हैं दक्षिणी एशिया में जिनमें एक ही शासन व्यवस्था प्रचलित रही 1947 से 2021 के बीच में। इसके अलावा राष्ट्र आप देखोगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, इन राष्ट्रों में एक समान शासन व्यवस्था नहीं रही। तो याद रखना कि भारत और श्रीलंका एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें 1947 से 2021 के बीच में एक ही शासन व्यवस्था प्रचलित रही, जिसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नाम से अपन जानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश लोकतांत्रिक और सैनिक नेताओं का शासन रहा। यानी इस लाइन में ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है उनमें दो प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित रही, एक लोकतांत्रिक और एक सैनिक शासन व्यवस्था। ये दो प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित रही 1947 से 2021 तक। दो प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित रही, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और सैनिक शासन व्यवस्था। ठीक है, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में कब कब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित रही, कब कब सैनिक शासन व्यवस्था प्रचलित रही। तो जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश में आप देखोगे शीत युद्ध के बाद लोकतंत्र कायम रहा, लेकिन आपको जब तक शीत युद्ध कब हुआ था यही मालूम नहीं है, तो इस लाइन को आप पूरी तरीके से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि बांग्लादेश में शीत युद्ध के बाद लोकतंत्र कायम रहा। तो शीत युद्ध कब से कब तक चला था? 1945 से 1991 तक चला था। यानी 1991 में ये फिनिश हो गया था, और 1945 से 1991 के बीच में
दो महाशक्तियों के बीच में ये युद्ध चला था। पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। इनके बीच में विचारधारा को लेकर, इनकी विचारधारा दोनों की अलग अलग थी और ये महाशक्ति बनना चाहते थे विश्व में। फिर 1991 में सोवियत संघ का तो विघटन हो गया और अमेरिका विजयी हो गया और महाशक्ति बन गया, और वर्तमान में भी संयुक्त राज्य अमेरिका ही महाशक्ति है। 1991 में ये शीत युद्ध खत्म हो गया। तो ये बाद की पूछ रहा है कि शीत युद्ध के बाद यानी 1991 के बाद लोकतंत्र यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर बांग्लादेश में प्रचलित हुई। कब हुई? 1991 के बाद, क्योंकि ये शीत युद्ध के बाद बता रहा है। तो शीत युद्ध तो 1991 में खत्म हुआ था, तो उसके बाद ही यहाँ पर लोकतंत्र प्रचलित था। लोकतंत्र मैंने बता दिया है कि जिसमें जनता का शासन होता है, जनता वोट देकर चुनती है नेता को, वो ही लोकतंत्र हो गया। अब पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में भी शीत युद्ध के बाद दो लोकतांत्रिक सरकारें कायम रही, यानी वहां पर भी लोकतंत्र ही कायम रहा। शीत युद्ध के बाद यानी दोनों की सेम कंडीशन है, दोनों को यदि तुलना की जाए तो दोनों में ही सेम कंडीशन चल रही है कि शीत युद्ध के बाद ही दोनों में ही लोकतंत्र प्रचलित रहा। ठीक है, 1991 के बाद ही दोनों देशों में लोकतंत्र ही प्रचलित रहा। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा अलग है। यहाँ पर 1991 के बाद में दो सरकारें प्रचलित रही, यानी दो लोकतांत्रिक सरकारें कायम रही। दो लोकतांत्रिक सरकारें कायम रही पाकिस्तान में। पहली जो थी वो आपके सामने है, फर्स्ट वाली, बेनजीर भुट्टो की सरकार। दूसरी नवाज शरीफ की सरकार। यानी बेनजीर भुट्टो जो नाम है वो एक व्यक्ति का नाम है और उसके द्वारा जो सरकार चलाई गई उसका नाम बेनजीर भुट्टो की सरकार कर दिया गया। और इसके बाद में नवाज शरीफ की सरकार आई। नवाज शरीफ भी एक व्यक्ति का ही नाम है। तो इस प्रकार शीत युद्ध के बाद पाकिस्तान में दो लोकतंत्रात्मक सरकारें रही, लोकतांत्रिक सरकारें कायम रही। दोनों सरकारें, ये मैंने आपको बता दिया है। अब यानी ये जो दूसरी सरकार थी वो कब तक रही? 1999 तक रही। यानी 1999 तक नवाज शरीफ की सरकार रही। उसके बाद में नवाज शरीफ की सरकार नहीं रही। 1999 के बाद में दूसरी सरकार आ गई। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1999 में सैनिक शासन रहा। यानी 1999 यानी ये सरकार चली गई तो 1999 के बाद मान लीजिए कि सैनिक शासन आ गया, सेना का शासन आ गया। और उसके बाद में आप देखोगे कि 2008 में यदि आप देखोगे तो वहाँ पर वापस से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वापस से आ गई। तो आपने देखा कि पहले लोकतंत्र आया, फिर उसके बाद में सैनिक शासन हो गया, फिर 2008 में वापस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आ गई पाकिस्तान में। तो इन चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जो इन ऐसे राष्ट्र यानी भारत और श्रीलंका के अलावा जो राष्ट्र हैं दक्षिणी एशिया में, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में आप देखोगे तो एक समान शासन व्यवस्था कभी भी नहीं रही, सत्ता पलटती रही। ठीक है, तो यहाँ तक आप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अपन नेपाल की बात करते हैं कि नेपाल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था रही। तो आप देखोगे 2006 में, यानी 2006 तक राजतंत्र कायम रहा। यानी 2006 तक राजतंत्र कायम रहा। लेकिन 2008 में क्या हुआ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई। यानी 2006 तक राजतंत्र कायम रहा। राजतंत्र क्या होता है? राजा का शासन होता है। राजा अपनी शक्तियों के द्वारा प्रजा पर शासन करता है। लेकिन 2006 के बाद में क्या हुआ कि जो राजतंत्र में जो राजा होता है वो कार्यपालिका की समस्त शक्तियों को लेना चाहता था। इस कारण वहाँ पर नेपाल में राजतंत्र जो व्यवस्था थी वो खत्म हो गई और 2008 में वापस से आप देखोगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था वापस से आ गई। तो इनसे अपन को ये मालूम चल गया कि भारत और श्रीलंका ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें एक समान शासन व्यवस्था रही,
वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रही। वर्तमान में भी आप देखोगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही विद्यमान है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन राष्ट्रों में एक समान शासन व्यवस्था कभी भी नहीं रही, ये ध्यान योग्य बात है। इसके पश्चात फ्रेंड्स अब अपन देखेंगे एक नया टॉपिक, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र के बारे में विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद, यानी जो पहला संविधान था पाकिस्तान का, वो कब बना था? 1956 में बना था और 1956 से 1958 तक लागू रहा। लेकिन उसके बाद उस संविधान को निलंबित कर दिया गया, ठीक है। 1958 के बाद में एक नया संविधान आया था, तो पहला संविधान 1956 से 1958 के बीच में रहा, ठीक है। तो इस संविधान के बाद की बात कर रहा है ना, पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की भागदौड़ जनरल आयूब खान अपने हाथों में ले ली। यानी जनरल आयूब खान ने पाकिस्तान की जो शासन व्यवस्था थी उसको अपने हाथों में ले लिया। कब ले लिया? पहले संविधान के बनने के बाद, यानी 1958 के बाद आयूब खान ने देश की भागदौड़ अपने हाथों में ले ली, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। पाकिस्तान में पहले संविधान बनने के बाद, पहले संविधान बना था 1956 को, ठीक है। यह 1956 से 1958 के बीच में रहा, लेकिन ये बाद की बात कर रहा है। तो 1958 के बाद देश की भागदौड़ जनरल आयूब खान ने अपने हाथों में ले ली, यानी शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। इसका परिणाम क्या हुआ? उसने जल्द ही अपना निर्वाचन भी कर लिया, यानी देश की भागदौड़ संभालने के बाद उसने जल्द ही निर्वाचन कर लिया, यानी पाकिस्तान का एक प्रमुख नेता बन गया वो, ठीक है। अब वो नेता बन जाता है तो जनता का गुस्सा भड़क उठा और उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ा। यानी जब जबरदस्ती निर्वाचन हो गए जनरल आयूब खान, तो जनता भड़क उठी और जनता के सामने किसी दूसरे की नहीं चलती। जनता जो चाहेगी वो होगा, यदि जनता संगठित है तो यहाँ पर जनता संगठित हुई। जनता ने गुस्सा दिखाया उसके शासन के प्रति। किसके शासन के प्रति? जनरल आयूब खान के शासन के प्रति जनता ने गुस्सा दिखाया कि उसका शासन है ना जो खराब है, वो जबरदस्ती निर्वाचन हुआ है। इसी कारण जनता का आक्रोश देखकर, जनता का गुस्सा देखकर उसने पद को छोड़ दिया, यानी आयूब खान ने पद को छोड़ दिया, सत्ता को छोड़ दिया। उसके बाद में कौन आया सत्ता में? इसके पश्चात जनरल याहिया खान, यानी जनरल याहिया खान शासन की भागदौड़ संभाली। यानी इनके बाद, यानी जनरल आयूब खान के बाद जनरल याहिया खान ने पाकिस्तान की भागदौड़ संभाली और इनकी भागदौड़ संभालने के बाद ही पाकिस्तान में सैनिक शासन की स्थापना हो गई। अब यह सैनिक शासन की स्थापना हो गई तो इस सैनिक शासन के कारण क्या हुआ कि पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। किसके कारण? सैनिक शासन के कारण। सैनिक शासन के कारण पाकिस्तान के सामने बांग्लादेश का संकट सामने आकर खड़ा हुआ और इस बांग्लादेश के संकट के कारण ही भारत और पाकिस्तान का, पाक का मतलब पाकिस्तान के बीच में 1971 का युद्ध देखने को मिला। कोई आपसे ये पूछे कि 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में क्यों हुआ था, किसको लेकर हुआ था, तो आप राइट जवाब दोगे बांग्लादेश संकट। क्योंकि आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हो और इस क्लास में पढ़ा हुआ, धैर्य स्टडी पॉइंट में पढ़ा हुआ कोई भी छात्र कच्चा नहीं रहता है। तो बांग्लादेश संकट के कारण ही 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था।
अब 1971 को युद्ध हुआ तो हुआ क्या भाई, इसमें इस युद्ध के परिणाम एक अलग ही निकले। पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा है, पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा टूटा, जिसके कारण एक स्वतंत्र देश का निर्माण हुआ। और वो स्वतंत्र देश कौन सा था बताओ? बांग्लादेश था वो, बांग्लादेश। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से के टूटने के कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र था। आपको यदि कोई ये पूछे कि बांग्लादेश का निर्माण किस प्रकार हुआ तो आप बताओगे 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश संकट उत्पन्न हो गया था, पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा टूटा, वो स्वतंत्र राष्ट्र बना और उसको ही अपन बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो आपको चीज़ें स्पष्ट तरीके से समझ में आ रही होंगी, इजी तरीके से मैंने समझाया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट आपके हमें एक नई दिशा देते हैं। और सब्सक्राइब करना न भूले। वीडियो के नीचे एक लाल कलर का लोगो दिख रहा होगा, उसको आप उंगली से टिक कर सकते हो और बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। और एक बात और, आपकी जो उंगली है उसमें ही हमारी मेहनत छिपी हुई है। यदि आप सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तभी हमारी मेहनत रंग लाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।